हर बजट का एक परिवेश होता है, हर बजट का एक माहौल होता है और वही परिवेश बजट कैसे बनना चाहिए, उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसको निर्धारित करता है। इस बजट के पहले देश में व्यापक रूप से छाई हुई बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वेतन जो निरंतर कम हो रहे हैं, रूरल डिमांड जो डिप हो गई है, वो थी और यही सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। लेकिन जबानी जमा खर्च तो विकसित भारत पे बहुत किया गया। असलियत सरकार के खुद के आंकड़े, बजट के खुद के आंकड़े बयां कर रहे हैं। विकसित भारत करेंगे, कैसे होगा भारत विकसित? कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर जो इस साल का बजट था उससे भी कम खर्च करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर कम खर्च करके उस पर कटौती करके उस पर कैंची चला के आप विकसित भारत बनाएंगे। चलिए अगले वर्ष की बात करते हैं। इस वर्ष सरकार ने रक्षा पर, फूड सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, खाद और खाद्य सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया, अगले साल उसमें कटौती कर दी गई। ये विकसित भारत बनने की बातें हो रही हैं। अब आगे की बात करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, लेकिन जो रूरल अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वेतन और आय लगातार गिर रहे हैं, वहां पर डिमांड पूरी तरह से ठप हो गई है, इसीलिए कंजम्पशन खत्म हो गया इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंजम्पशन आधा हो गया बनस्पत पिछले साल ही, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि दिक्कत और समस्या कितनी भयावह है। सरकार ने इस साल मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा था, खर्चा करना पड़ा 86,000 करोड़। 15.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मनरेगा में रजिस्टर किया, क्योंकि उनकी या तो शहरी नौकरियां या गांव में रूरल क्षेत्र में जो नौकरियां थी वो चली गई, वो मजदूरी करने को विवश हैं। 86,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा करने पड़े। सरकार का अपना आंकड़ा दिक्कत बयां कर रहा है, लेकिन सरकार दिक्कत मानने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ बड़ी बातों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या तो किसी और प्लैनेट पे रहती हैं या उनका आंकड़े का सोर्स ही कुछ और है। उन्होंने बिना पलक झपकाए कह दिया कि औसतन आय जो है वो 50% बढ़ गई है। कौन सा आंकड़ा ये दिखाता है? क्या गरीबी, क्या भुखमरी, क्या बेरोजगारी, क्या आर्थिक असमानता के आंकड़े ये दिखाते हैं? असलियत तो यह है कि सरकार के खुद के पीएलएफएस ने अपने सर्वे में कहा है कि मासिक आय लगातार 25% घटी है। तो या तो वो सर्वे और वो डेटा झूठा है, या आज भ्रमित करने का काम वित्त मंत्री ने किया है। बड़े बड़े जबानी जमा खर्च के बीच एक और बात हुई, ग्रोथ पर खूब सीना ठोका गया। 6.4% ग्रोथ आपको विरासत में मिली थी 2014 में। 10 साल बाद एवरेज ग्रोथ रेट 6% से कम है और पिछले 4 साल की देख लीजिए तो 4% से भी कम है। इसके मायने समझते हैं ना आप लोग? ग्रोथ कम होने का मतलब है व्यवसाय कम होगा, ग्रोथ कम होने का मतलब है नौकरियां कम बनेंगी, ज्यादा बेरोजगारी, ज्यादा भुखमरी, ज्यादा महंगाई, ज्यादा आर्थिक असमानता, ज्यादा गुर्बत, ज्यादा गरीबी। लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो बोल देंगे चरण चुंबक मंडली उसको चला देगी। फिस्कल डेफिसिट पे खूब पीठ ठोकी निर्मला सीतारमण जी ने अपनी। 4.8% पे मिला था आपकी सरकार को 2014 में, 5.8% पे है, पूरा 1% ज्यादा। 10 साल में एक बार भी आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं मीट कर पाई हैं। अंत में एक ही बात कहूंगी, चेस की ग्रैंड मास्टर आपको याद आए निर्मला जी? काश हमारी इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली वो बेटियां भी याद आई होती जो न्याय की गुहार लगा रही थी, जिन्होंने अपने बड़े बड़े अवार्ड वापस किए, लेकिन आप लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगी। बहरहाल आपकी प्राथमिकताओं की जो कच्चा चिट्ठा है वो तो आपने ही बयां कर दिया। ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं जिसको वर्ड काउंट कहते हैं। निर्मला जी ने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, 42 बार टैक्स का नाम लिया, लक्षद्वीप का भी नाम ले लिया, वंदे भारत का भी नाम ले लिया। एक बार भी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्या ये प्राथमिकताएं नहीं है? असलियत तो यह है कि यह देश आपके जुमलों से और आपकी प्राथमिकताओं से जो गलत है उससे उग चुका है। बस अब थोड़े ही दिनों की बात है, छुटकारा मिलने वाला है आपसे। ईवीएम और चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन में लोगों ने देखा, उस प्रोसेस पर बीजेपी को इतना विश्वास है कि ये इस तरीके के हथकंडे अपना करके
हम 2024 में वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 2024 का बजट बीजेपी का वित्त मंत्री पेश नहीं करेगा। तो किस तरीके से देखते हैं आप तमाम जो वायदे किए गए हैं उसको उनको किस तरीके से देखते हैं आप? वीडीपी की नई परिभाषा दी गई है आपको अंदर ही। देखिए, जुमलेबाजी में, तुकबंदी में तो ये सरकार ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक कंपटीशन चलता है इनमें कि कौन ज्यादा तुकबंदी करेगा, तो वही आज हुआ है। सर एक बात और, ध्यान दिया मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% एमएसएमईज महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि महिला सुरक्षा पे वही घिसी-पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। चुनाव की साल है, चुनाव के साल में फुल बजट नहीं पेश किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकाल रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा बजट है। बेरोजगारी से रोजगार मिलने का बजट ही है क्या? ये गरीबों की रोजाना खर्चा करने की ताकत बढ़ाने की बजट है ये क्या? हमारे देश आज विश्व में 111 नंबर सूचकांक पर आ गए भूखमरी की सूची पे, उसको निदान पाने के लिए कोई बजट है क्या? तो ये बजट से आम चुनाव जो होने वाला है इस साल, ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया? युवाओं के लिए क्या आया? नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पर डालने का काम इस बजट में किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको। Nothing interesting. Interim budget has nothing interesting, and it doesn't show even a tinge of promises for a better future. They are waiting for the next budget, the full-time budget, that which we will come and present. The India Alliance will win, and we will present the best budget after the next elections. That much I can say. असली बजट तो जुलाई में आएगा। इंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए आप? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है। ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बनी और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो
नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान चलना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी। बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है पहली चीज़ आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। के माध्यम से कि भारत सरकार तुरंत अग्निपथ योजना को वापस ले। ये योजना ना तो देश की फौज के हित में है, ना देश हित में है, ना देश के नौजवान के हित में। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस योजना को लाने की मांग कहाँ से उठी? ना तो देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये राजनीतिक फैसला क्यों लिया गया? फौज में ऐसी क्या कमी थी? वही फौज है जिसने अपने गौरवशाली इतिहास में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो इस पक्की भर्ती के द्वारा बनाई गई इस फौज में किया था। जिसने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के शीर्ष को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया था। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई तो ये फौज सामने आई। सरकारें आई गई, कोई भी फौज थी, मगर कोई भी सरकार रही हो, लेकिन देश की फौज ने हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊपर उठाए रखने का काम किया। इस पे गर्व था हमें, एक ऐसी संस्था थी जिस पे हमें गर्व था। उस फौज को और फौज की भर्ती को रातों रात उसमें परिवर्तित, कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना अग्निवीर में परिवर्तित क्यों किया गया, ये सही नहीं है। इसके साथ जो लगभग लाखों की संख्या में ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जो 2019 से 22 तक जो पक्की भर्ती जिनकी हो गई थी, उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दी, जो आज यहाँ पर असंख्य संख्या में आपके बीच में यहाँ पर आंदोलित है, तो इन सबको ज्वाइनिंग मिले फौज में। और अग्निपथ योजना पे पुनर्विचार हो, दोबारा से पक्की भर्ती शुरू की जाए, देश की फौज के हित में, देश के नौजवानों के हित में। मोदी जी के कार्यकाल का नहीं, मोदी जी की सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, अब दोबारा मोदी जी लौट के नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी, मैं देखना चाहता हूं उस पर उन्होंने क्या सार्थक कदम उठाया। जब ये 2014 में आए थे, तब क्या था? कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का बोझ वो कई गुना बढ़ गया। तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा बढ़ा हुआ है उसके कितना पाटा इन्होंने, कितना कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बहुत समस्याएं हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं, चंद घरानों को ही सारी सुविधा दी जा रही है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें तो ये प्रतीक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय कर्जा, ये सब। मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे
उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूं सच, उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहां तक पहुंचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं, कहां तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% थी, औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हुआ? और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, और वो आत्महत्या मजबूरी में करते हैं, तो क्यों आप उसको रोक नहीं पाए? उसके बारे में इसके में कुछ नहीं है। और शिक्षा का भी बजट उन्होंने घटाकर, पहले जो 4.55 था, 4.55, अब वो घट के 3.2 हो गया। यानी शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। और दूसरी चीज, ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के बारे में हर लोग एक कोटेशन हो गया है। एससी, एसटी, बैकवर्ड्स के लिए हम कुछ करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो। अरे है सो उनका बजट रिलीज नहीं हो रहा है, उनकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है, उनके बच्चे अब जो पढ़ रहे हैं उनको ये दिक्कत है कि हॉस्टल का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? एक तरफ से आप यू वांट टू स्टॉप देयर एजुकेशन, उनको फिर जो पहले वो लोग 100 साल पहले जो थे वही स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए
मैं ये कहता हूं कि ये बजट में कुछ भी नहीं है और इसके हर क्षेत्र में गिरावट आई है। रक्षा क्षेत्र में भी गिरावट है। सालाना ये तो मैंने कहा 2 करोड़ नौकरियों का, वो तो रोज पर रोज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है। और आज जो जीएसटी है वस्तुओं पर 5% से 18% जीएसटी फिर क्यों लगाया? ये गरीबों के लिए जो वस्तु थे एसेंशियल कमोडिटीज, वो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर लगाया आपने। आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, सब्जियां, यानी हर चीज की कीमतें तो बढ़ रही हैं और वो भी आप उसमें भी आपने जरूरी वस्तुओं पे भी घटाया नहीं। और तीसरी चीज, आम आदमी का इनकम कहां बढ़ा? ये जो दावा करते हैं कि आम आदमी का इनकम बढ़ गया, कहां बढ़ गया? इन्फ्लेशन तो इतना है और आम आदमी की इनकम आप 10 रुपए भी अगर बढ़ाएंगे तो यहां जरूरी वस्तुओं में उसको 20 रुपए डालना पड़ता है। तो ये जो है ये रूरल वेजेस घट रहे हैं, इंडेक्स के तहत उनको नहीं मिल रहा है, नरेगा के काम भी बंद हो गए। 100 दिन देने का आपका वायदा था, वो घटकर आज आ गया 17-18 दिन काम करने का, क्योंकि आप पैसे ही नहीं रिलीज करते। आप कहते हैं कि खर्च नहीं हो रहा इसलिए हम नहीं दिए। तो अरे आप पैसे रिलीज करते गए तो ही वो मिलता। और आधार बेस्ड काम करने से, इसको लिंक करने से आज गरीब परेशान है, क्योंकि कहीं जंगल में रहते हैं ट्राइबल लोग, SC/ST के लोग, कहीं अपने गांव के बाहर रहते, उनको कोई मालूम ही नहीं होता कि आधार कार्ड ये लेना इसके साथ या ले जाना। तो उसके बहुत से चीजें ऐसे हैं गांव में, प्रेशर में किसी को दे देते हैं कि कोई सामान खरीदने के लिए, फिर वो पैसे देकर गिरवी रख के वो वापिस लेते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत है। और वो कह रहे हैं कि 10 साल यूपीए का, 10 साल जो है एनडीए का कंपैरेटिव व्हाइट पेपर वो देना चाहते हैं। अरे व्हाइट पेपर क्या? हमारे सवाल के जवाब दो ना। 2 करोड़ नौकरियों का, किसानों का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, यही तुम्हारे आपका मालूम होता है। सवाल देने का, पेट्रोल पहले क्या था, डीजल पहले क्या था, क्रूड ऑयल की प्राइस पहले क्या थी, गैस केरोसिन की क्या प्राइस थी। अरे इसमें आप बोल सकते हो, वो सब छोड़ के हम 10 साल का, ये कंपटीशन क्या सिर्फ यूपीए और एनडीए का है क्या? देश के लिए आप क्या किए वो इम्पोर्टेंट है। गरीबों की इनकम कितना बढ़ा है और गरीबों को कितना सुख और चैन दिए, विद्यार्थियों को, युवकों को कितना लाभ हुआ आपसे, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी के सब चीजें पुराने हैं, वो लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करेंगे, ये तो उनका पहले से ही कहना है। तो दरअसल किसी भी बजट के 2 काम होते, एक पिछले साल का ब्यौरा देना, पिछले साल आपने क्या क्या किया और आगे क्या करने वाले विजन देना। तो ये इसमें कोई भी नहीं है, ना विजन है, ना पिछले साल का असेसमेंट या ब्यौरा हमारे को दिया है। तो टोटली हम ये कहेंगे कि ये बजट, ये दोनों चीज तो मिसिंग है, उसके अलावा भी ये बजट, इसमें कुछ भी नहीं, सबको उन्होंने टोपी डाल दिया है।
जो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि बहुत हुई बेरोजगारी की वार, अब की बार मोदी सरकार, कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल बीत गए, कहां है नौकरियों का हिसाब किताब? क्या 20 करोड़ नौकरियां इस देश के लोगों को मिली हैं? बिल्कुल नहीं मिली। बहुत बड़ी बात होगी अगर 1 करोड़ भी नौकरियां पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दी हैं। आप प्राइवेट नौकरियां छोड़िए, आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं, पोस्ट खाली हैं, लेकिन वहां पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जो युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, ना उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, ना उन्हें सरकारी सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। आज फिर से एक नया जुमला हो गया कि 55 लाख नौकरियां हम देंगे। भाई अभी तक 10 साल में कितनी नौकरियां दी? दूसरी बात, महंगाई की वार शायद आज जितनी है 10 साल पहले भी उतनी नहीं थी। आज आटा, दाल, सब्जी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एक आम आदमी को, एक आम परिवार को जो खर्चा करना है उसको अपना महीने का खर्चा नहीं चल रहा है। लेकिन आज के बजट में भी महंगाई की वार कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली के लिए बजट कितना मायने रखेगा, कितना खास होगा, कुछ है इसमें दिल्ली के लिए? दिल्ली के प्रति सौतेला व्यवहार हमेशा केंद्र सरकार करती आई है। उन्होंने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। दिल्ली को अगर अपना राइटफुल शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस मिले, जो दिल्ली के लोग इनकम टैक्स के तौर पर देते हैं, तो दिल्ली को कम से कम केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ मिलना चाहिए।